हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी मिशन केमिस्ट्री में। और मैं हूं चौबे सर। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक, चलिए आइए, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ और इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। टॉपिक का नेम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन ये हमारा टॉपिक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक, आइए देखते हैं क्या होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए, केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। जैसे कोई भी एलिमेंट हो कंबाइंड करेगा तो क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। तो अगर कोई एलिमेंट कंबाइंड करके कंपाउंड बना रहा है तो उसका कुछ नियम है, माने उसका उसमें मास का रेशियो क्या है, वह एलिमेंट किसके साथ कंबाइंड करेगा, और जब कंबाइंड करके कुछ बनाएगा तो क्या उसके मास में कोई चेंजेज होगा। तो इसको बताने के लिए जो है 5 लॉ दिए गए। कौन कौन से लॉ है देखते हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए, मैंने आपको बताया क्या, मैंने कहा कि कोई एलिमेंट होगा तो एलिमेंट क्या करेगा, कंबाइंड करेगा। कंबाइंड करके क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। तो अगर एलिमेंट कंबाइंड करके कंपाउंड बनाएगा तो उसके लिए दिए गए 5 लॉ, माने 5 लॉ के बेस पर ही बनाएगा। माने 5 नियम के आधार पर कोई भी केमिकल है वो कंबाइंड करेगा, वो कंबाइंड करके कंपाउंड बनाएगा। एक बात। दूसरी बात पर आप ये समझिए कि पहले लॉ नहीं आया, पहले केमिकल आए, कंपाउंड आए। मतलब कि केमिकल कोई एलिमेंट किस प्रकार कंबाइंड करके किसी कंपाउंड को बनाता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए दिए गए लॉ। मतलब कि कोई एलिमेंट किस प्रकार से कंबाइंड करेगा, पहले उसको स्टडी किया गया, फिर उसके बेस पर उसका लॉ दिया गया। अब हमारे लॉ के बेस पर जो लॉ दिया गया उसके बेस पर कोई केमिकल का कोई एलिमेंट कंबाइंड तो करेगा नहीं। हाँ, उसके जो वो जिस प्रकार से कंबाइंड करेगा उसके बेस पर हम लोग लॉ बना दिए, लेकिन लॉ के बेस पर वो नहीं जाता, हम लोग उसके बेस पर जा रहे हैं कि वो किस प्रकार से कंबाइंड करेगा। ठीक, तो कोई एलिमेंट जब कंबाइंड करता है, कंबाइंड करके कंपाउंड बनाता है तो उसके लिए दिए गए 5 लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही 5 लॉ। ठीक, 9th में भी है, 11th में भी है। तो अब देखते हैं कि 5 लॉ है क्या क्या। तो 5 लॉ जो हैं हमारे सामने दिए गए हैं। पहला हमारा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा हमारे पास होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और तीसरा हमारे पास होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और चौथा होता है हमारे पास लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये हमारे पास हुआ चौथा लॉ। और पांचवा जो लॉ होता है वो होता है लॉ ऑफ गेलुशिक लॉ। लॉ ऑफ गैसियस वैल्यूम। गेलुशिक लॉ ऑफ गैसियस वैल्यूम। तो ये 5 लॉ हमारे पास दिए गए। पहले 5 लॉ का आप नाम को समझिए, इसके बाद एक एक लॉ क्या होते हैं, उसको कैसे उसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके बाद एक एक लॉ पर जो न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल्स हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और उसके बाद 4th नंबर क्या है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसके बाद 5th नंबर हमारे पास क्या है, गेलुशिक लॉ ऑफ गैसियस वैल्यूम। तो ये 5 लॉ हैं जिसके बेस पर कोई एलिमेंट कंबाइंड करता है और कंबाइंड करके कंपाउंड बनाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक लॉ को बारी बारी से स्टडी करेंगे। ठीक, तो चलिए आप लोग पहला हेडिंग बनाइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
5 लॉ को हमको पढ़ना है और पांचों लॉ जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए ये तो बहुत सिंपल, बहुत ही पुराना लॉ है। इस लॉ को दिया था लेवेशियर ने इस लॉ को दिए थे लेवेशियर ने। कब दिए थे? 1789 में दिए थे, 1789 में। इस लॉ को किसने दिया था? लेवेशियर ने दिए थे। दिए कब थे? 1789 में। ठीक है, अब देखिए ये लॉ हमको क्या बताता है, बहुत ही पुराना लॉ है। इसने कहा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें मास कभी भी चेंज नहीं होगा। अच्छा कैसे भैया? सपोज करो कि मैंने कहा कि ए और बी दोनों कंबाइन किए और कंबाइन करके बना दिए ए बी, इसको समझते हैं हम लोग। तो अब आपको पता है कि जो एरो के पहले होता है बेटा वो क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। एरो के पहले वाला क्या होता है? रिएक्टेंट। और एरो के बाद वाला क्या होता है? प्रोडक्ट। बहुत बेसिक बातें नहीं पता है तो सीख लीजिए आप। जो एरो के पहले होता है वो रिएक्टेंट और जो एरो के बाद होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट कंबाइंड करके क्या बनाता है? प्रोडक्ट को बनाता है। तो अब देखिए यह लॉ हमको क्या बता रहा है? इसने कहा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें जितना रिएक्टेंट होगा उतने प्रोडक्ट होंगे, मानी न तो इससे कम होगा प्रोडक्ट और न इससे ज्यादा होगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो मतलब ये कहा कि इन एनी केमिकल रिएक्शन, मानी कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो, मैटर न तो उसमें क्रिएट होगा और न ही डिस्ट्रॉय होगा। मतलब मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। In any chemical reaction, matter can neither be create nor destroy। ये बताता है हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको किसने दिया था? लेवोसियर ने दिया था 1789 में, माने 1789 में दिए थे। इसमें उन्होंने क्या बताया कि जितना रिएक्टेंट होगा उतने हमारा बनेगा प्रोडक्ट, न तो इससे कम और न तो इससे ज़्यादा। थोड़ा बाद में एक और कॉन्सेप्ट आया E = mc²। उन्होंने बताया कि कुछ मास जो होते हैं एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट अलग है। ये लॉ क्या बता रहा है पहले उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए भाई ये लॉ हमको बता क्या रहा है उसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिए क्या है लॉ। इसने कहा कि इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन इन एनी केमिकल रिएक्शन मैटर neither be create nor destroy। क्या कहा कि इन एनी केमिकल रिएक्शन मैटर नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, माने कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें जितना मैटर रिएक्टेंट का रहेगा उतना मैटर प्रोडक्ट का रहेगा। न तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमारा है फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब देखिए सपोज किया जाए कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइंड किए और बना दिए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें देखा गया इसका मास मान लीजिए 12 है, 12 है, इसका मास जो है वो है हमारे पास 32। तो जब यहां पर बनेगा तो कितना इन दोनों का मास कितना होना चाहिए? 12 + 32, मतलब हो गया हमारे पास 44। ठीक, तो इसका मास जो इसका मास था दोनों को ऐड करने पर ये हमको मास मिलना चाहिए। मतलब जितना यहां पर कंबाइन किए उतना यहां पर बनना चाहिए, न तो इससे कम न तो इससे ज्यादा। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर डिपेंड एक न्यूमेरिकल है, एक दो न्यूमेरिकल थोड़ा इस पर डिपेंड हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए इस पर अब हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको क्या बताया बेटा? इसने क्या कहा कि मैटर को न तो क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें जितना मैटर रिएक्टेंट का होगा उतना मैटर प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। तो चलिए एक न्यूमेरिकल हमारे पास, उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए भाई क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कहा कि 3.4 ग्राम of AgNO3 in 100 gram of water, in 100 gram of water
water when mixed with mixed with 1.17 gram of NaCl in 100 gram water, in 100 gram water। फिर यहां पर क्या कहा कि 2.87 ग्राम AgCl and 1.70 ग्राम NaNO3 were obtained। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें कुछ पूछा गया है, इसको हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें आपको कुछ दिया गया, ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, उसने कहा कि 3.4 ग्राम ऑफ AgNO3 इन 100 ग्राम ऑफ वाटर व्हेन मिक्स्ड with 1.17 gram of NaCl in 100 gram of water, 2.87 gram AgCl and 1.70 gram NaNO3 were obtained। अब इसको हमको जस्टिफाइड करना है। क्या जस्टिफाइड करना है कि ये जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है इट प्रूव, ये सिद्ध करता है, क्या सिद्ध करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हमको जस्टिफाइड करना है। तो जस्टिफाइड बहुत इजीली हम लोग करेंगे। क्या करेंगे भाई, अगर रिएक्टेंट का जो मास होगा उसको वो इक्वल हो जाए प्रोडक्ट के मास के तो जस्टिफाइड हो गया। माने जो ऑब्जर्वेशन जो यहां पर दिया गया है इसमें यदि जो रिएक्टेंट का मास है वही मास हो जाए किसका, प्रोडक्ट का, माने जस्टिफाइड हो गया। तो आइए देखते हैं भैया क्या 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 मास बोला है। तो 3.4 ग्राम AgNO3, कौन है, AgNO3 है। अच्छा, ये मिक्स किया गया है किसमें, पहले तो वाटर है बेटा, वाटर कितना है 100 ग्राम, चलिए इधर छोड़ दें वाटर को, ये दोनों वाटर में है 100 ग्राम। फिर यहां पर क्या कहा कि व्हेन मिक्स्ड किसके साथ, प्लस में NaCl के साथ मिक्स किया गया है। ठीक, मिक्स किया गया, प्लस में वाटर, ये भी यहां पर भी वाटर है। मतलब क्वेश्चन को देखिए आप, AgNO3 कितना है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, कितना AgNO3 हुआ, 3.4 ग्राम है, कोई दिक्कत नहीं। NaCl कितना उसको देखिए आप, 1.17 ग्राम है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलता हूं, ये जो AgNO3 है इसको भी 100 ग्राम वाटर में मिक्स किया गया है, और जो NaCl इसको भी 100 ग्राम वाटर में मिक्स किया गया है। मतलब टोटल वाटर कितना है, 200 ग्राम है ना। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। फिर बना क्या हमारे पास, बना AgCl और NaNO3, माने बन गया हमारे पास AgCl बना है, और प्लस में NaNO3 बना है। तो AgCl कितना बना, दिया गया है 2.87 ग्राम बना है, और NaNO3 कितना बना है, 1.70 ग्राम बना है। ठीक है ना, यही है ना। अच्छा, फिर इसके बाद क्या, वाटर भी तो उतने बनेगा, वाटर का कहीं नहीं दिया गया। चलिए ठीक है, कोई मतलब नहीं, 200 यहाँ पर वाटर भी रहेगा, H2O तो रहेगा ही, कितना रहेगा, क्योंकि वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट चेंज नहीं होता, वही रहेगा। ठीक है, 200 ग्राम। चलिए, ये हमारे पास इतना क्या है भाई, बताइए इतना क्या है, रिएक्टेंट है, ये एरो के बाद वाला क्या है, प्रोडक्ट है। इधर को सबको ऐड कर लेते हैं, इधर वाले को सबको ऐड कर लीजिए, अगर दोनों इक्वल हो गए तो जस्टिफाइड हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, आइए देख लेते हैं तो क्या क्या है भाई। देखो 3.4 है, फिर इसके बाद क्या बेटा 1.17 है। अच्छा, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कितना आएगा, 7 का 7, 4 1 5 दशमलव, यहाँ पर आपका हो गया 3 1 4, ये मिला हमको। यहाँ पर देख लेते हैं कितना कितना है, 2.87 है, और इसके बाद 1.70 है ना। तो 7 का 7, 8 7 15 के 5, 2 1 3 1 4 पॉइंट लग गया, ये मिल गया हमको। 200 इसमें भी ऐड करना है, ये ना, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 200, और इसके बाद 4 पॉइंट, सिंपल सी बात है, 200 में अगर आप ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका
204.57 ऐड करने की क्या आवश्यकता है, इसमें भी 200 ऐड कर दीजिए तो 204.57 मिलेगा। ठीक है, ग्राम ये भी और ये भी ग्राम। तो आपने क्या देखा, रिएक्टेंट का कितना मिला, अगर आप इतने पर छोड़ देते हो फिर भी सही है, लेकिन वाटर दिया है तो वाटर को भी हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहीं पर तो दोनों सिद्ध हो गए, लेकिन वाटर को भी ऐड कर दिए तो हमारा आ गया 204.57 ग्राम यहाँ मिला, 204.57 ग्राम यहाँ पर मिला। तो जो रिएक्टेंट का मास मिला वही हमको प्रोडक्ट का भी मास मिला। मतलब ये जो लॉ है जस्टिफाइड कर रहा है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों का मास क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाइड करेगा। ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से और नोट्स बनाते चलिए आप, क्योंकि जब तक आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे तब तक ये सारे टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग सेकेंड लॉ पर। फर्स्ट लॉ तो हो गया हमारा, आइए उसको भी देख लेते हैं। सेकेंड लॉ क्या कह रहा है भाई, सेकेंड लॉ तो सेकेंड लॉ क्या था बताइए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक, ये हमारे पास सेकेंड लॉ, देख लेते हैं क्या बता रहा है। इस लॉ को दिए थे J.L. प्राउड्स ने दिया था। कब दिए थे, 1799 में दिया था। किसने दिया था, J.L. प्राउड ने दिया था। मतलब इस लॉ को किसने दिया था, J.L. प्राउड ने। ठीक, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। लॉ हमको बता क्या रहा है, इस लॉ ने क्या कहा, पहले सुन लीजिए आप इसको इसने बताया क्या। इसने कहा कि अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड होगा वो कहीं से भी आप ले लो, उस कंपाउंड को आप किसी भी मेथड के द्वारा प्रिपेयर कर लो, लेकिन उसमें जो एलिमेंट होंगे उनका जो मास होगा हमेशा कांस्टेंट माने सेम होना चाहिए। बहुत नॉर्मल बातें हैं। मैंने कहा कि H2O है मान लीजिए आपके पास, और मान लीजिए आपके पास मान लीजिए H2O है, तो H2O जो है कईयों मेथड द्वारा बनाया जा सकता है। भाई केमिकल रिएक्शन अगर आप करा रहे हो तो कई जगहों पर H2O बनता है, वो किसी भी मेथड के द्वारा H2O अगर प्रिपेयर्ड होगा तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है 2 हो गया बात। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 16 होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 16 कट गया, कितना आ गया 1:8। तो मतलब H2O में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 1:80 होता है ना, तो उस H2O को आप कहीं से भी बनाइए, लेकिन उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होना चाहिए, फिक्स होगा, हमेशा 1:80 होगा। ठीक, अच्छा जैसे मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड बना आपके पास, तो कार्बन का 12, इसका हो गया 16 दूना 32, कट गया 3, कट गया ये भी 12 36, कटेगा नहीं, 8 का 24, 8 का 32, 8। ठीक, तो आपका ये आ गया क्या, 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी कई सारे मेथड के द्वारा आप बना सकते हो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को आप कहीं से भी बनाओगे उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन है इन दोनों का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, कितना, 3:80 होगा। ठीक, ये बता रहा है हमको कौन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। माने कोई भी कंपाउंड रहेगा, कांस्टेंट मतलब नियत रहेगा, फिक्स रहेगा, क्या, प्रपोर्शन माने उनका जो रेशियो होगा, कोई भी कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट है उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक, कांस्टेंट रहेगा। देखते ही लॉ हमको क्या बता रहा है, कहा कि एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, a chemical compound always contain same element of combined together
combined together in constant proportion by mass। इसने क्या कहा, इसने कहा कि ये केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट आप कंबाइंड टुगेदर इन कांस्टेंट प्रोपोर्शनल ऑफ बाई मास। माने हमारे पास कोई भी केमिकल कंपाउंड होगा, हमारे पास कोई भी केमिकल कंपाउंड होगा, उसमें जो एलिमेंट कंटेन किया रहेगा, जो भी एलिमेंट उसमें होंगे, उस एलिमेंट का मास जो है हमेशा सेम होगा। उस कंपाउंड को हम कहीं से भी ले ले, कहीं से भी वो कंबाइंड हो। ये कौन बता रहा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट मतलब फिक्स रहेगा, क्या? मास किसका? एलिमेंट का। किसमें? कंपाउंड में। वो कंपाउंड किसी भी मेथड द्वारा या फिर कहीं से भी प्राप्त किया जाए। ठीक, जैसे H2O था तो H2O को कहीं से भी प्रिपेयर करो आप, बारिश का पानी H2O हो जाए, ठीक है, नल का पानी हो जाए, मशीन का पानी H2O हो जाए, H2O को किसी केमिकल रिएक्शन में बनाया जाए, मतलब H2O अगर है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:8 ही होगा किसी भी कंडीशन में। ठीक, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इस पर भी बेस्ड न्यूमेरिकल है, उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। इस पर बेस्ड जस्टिफाइड करने के लिए देता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को जस्टिफाइड करिए आप। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल क्या, उसको भी देख लेते हैं। तो भाई इसका न्यूमेरिकल क्या कहा, इसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल बड़ा दिया गया है, लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, अब बड़ा है तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक, देखिए ये कहा कि ए सैंपल ऑफ 1.375 ग्राम 1.375 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड when reduced in a stream, when reduced in a stream of hydrogen gave क्या दिया भाई 1.098 ग्राम कॉपर। ठीक, ऑन द अदर हैंड 'a sample of 1.179 gram pure Cu gave 1.476 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड when Cu copper was dissolved in HNO3, when copper was dissolved in HNO3 नाइट्रिक एसिड में एंड नाइट्रेट फार्म वाज हीटेड स्ट्रांगली टू गेट क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो डाटा बस इतने हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं यहीं पर, न्यूमेरिकल यहीं पर छोड़ देते, इतने जस्टिफाइड हो जाएगा, इससे आगे जाने की कोई आवश्यकता है नहीं, बता दिया है बस। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। कहा कि कोई एक सैंपल है, इसमें क्या मिला आपको 1.375 ग्राम
क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, 1.375 ग्राम क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है। और ये हमको दे रहा है, क्या दे रहा है भाई, यहां पर देखते हैं हाइड्रोजन की, हाँ 1.098 ग्राम कॉपर दिया, ठीक है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड में होगा कौन कौन, कॉपर होगा और ऑक्सीजन होगा, पहले दिमाग में रखिएगा आप कि क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन होगा। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड कितना मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, और इसमें कॉपर कितना है, ये है, ऑक्सीजन का पता नहीं, ठीक है। फिर दूसरी जगह क्या बताया, दूसरी जगह फिर कहा कि इतना आपका क्या है कि कहा गया भाई, ये सैंपल है कॉपर, इसमें कॉपर इतना है और क्यूप्रिक ऑक्साइड कितना है, ये है आपके पास, ठीक। तो इसी के बेस पर हमको क्या निकालना है, ये सिद्ध करना है कि कॉपर और ऑक्सीजन जो है दोनों में, क्यूप्रिक ऑक्साइड दोनों जगह ही है, तो उसमें कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है क्या वो कांस्टेंट है या नहीं है। मैंने क्या कहा कि न्यूमेरिकल में जस्टिफाइड करने के लिए क्या दिया कि इस न्यूमेरिकल में, इसके बेस पर हमें जस्टिफाइड करना है क्या कि जो दिया गया सैंपल है दोनों, उसमें जो क्यूप्रिक ऑक्साइड आपको मिल रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड में जो कॉपर भी है और ऑक्सीजन भी है, उन दोनों का जो रेशियो है कॉपर और ऑक्सीजन का, क्या वो इक्वल है या नहीं है। इक्वल होगा मतलब फिक्स्ड होगा, तो माने कांस्टेंट प्रोपोर्शनल लॉ जो है वो जस्टिफाइड करेगा। आइए देखते हैं कैसे। तो ये हमारे पास हो गया पूरा न्यूमेरिकल्स जो लिखा गया यहाँ पर। अब इसके बेस पर क्या कहा इसने कहा कि 1.375 ग्राम जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड है, उसमें कॉपर हमको कितना मिला, क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसमें कॉपर मिला 1.098 ग्राम, ठीक। फिर क्या कहा, यहां पर 1.76 ग्राम जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है उसमें कॉपर कितना है, 1.179 ग्राम। तो इसमें हमको क्या करना है कि कॉपर और ऑक्सीजन, क्यूप्रिक ऑक्साइड में है कौन कौन, कॉपर है और ऑक्सीजन है, इन दोनों का जो रेशियो है उसको निकाल करके हमको जस्टिफाइड करना है क्या दोनों क्यूप्रिक ऑक्साइड में रेशियो सेम है। दो तरीके से क्यूप्रिक ऑक्साइड मिले, दोनों में कॉपर और ऑक्सीजन, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है तो, लेकिन दोनों में कॉपर और ऑक्सीजन का क्या रेशियो फिक्स है, इसी को हमको जस्टिफाइड करना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वो पहले वाले में क्या है हमारे पास, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड भैया, और ये क्या है, कॉपर है, ठीक है। ऑक्सीजन का तो पता ही नहीं है, करते क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड में से कॉपर को हटा देते हैं। तो भैया क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन है, जब कॉपर को हटा देंगे हम तो क्या बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कर दिया 1.375 ग्राम और माइनस में हो गया आपका 1.098 ग्राम, ठीक। आइए हम यहाँ पर माइनस भी कर लेते हैं, कितना है 1.375 और 1.098, ओके, ठीक है बेटा। आइए चलिए यहाँ चलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 15 में से हो जाएगा 7, फिर यहाँ पर 7, फिर यहाँ पर आई थिंक 2, फिर 0 पॉइंट, ठीक। क्या मिला आपको, मास ऑफ किसका मिला, ये मास ऑफ ऑक्सीजन मिला हमको, मास ऑफ ऑक्सीजन मिल गया, कितना मिला 0.277 ग्राम। अब क्या करते हैं, दोनों का हम लोग क्या निकालते हैं, रेशियो। तो मास ऑफ क्या होगा, मास ऑफ कॉपर अपन मास ऑफ ऑक्सीजन, तो कॉपर का मास ये 1.098 अपान फिर क्या हो गया 0.277, ओके। डिवाइड करना है, चलिए पॉइंट से पॉइंट तो कट जाएगा, क्या बचेगा 1098 और यहाँ पर क्या बचेगा 277, डिवाइड करते हैं 3 बार जाएगा, 3 बार ही जाएगा, 7 का 21 1 और 7 का 21 2 23 के 3 2 बचा, 3 दूनी 6 6 2 8, ये हो गया हमारे पास, ठीक बेटा। कितना बचा 7, कितना बचा यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 2, ठीक है। लगा देते हैं 0.0, लगभग 2600 हो गया। तो ये हमारा जाएगा लगभग 9 बार, 9 7 63 के 3 बचा 6, 9 7 63 63 6 69, 9 बचा 6, 9 दूनी 18 18 6 24, 18 6 24 सही तो गया है, 0 में से जाएगा नहीं, हो गया 7, ये भी जाएगा नहीं, यहाँ से ले लेते हैं 17 16 बचा, 16 में से 9 गया तो 7, 5 में से 1 गया तो 1 कट गया, 177 बचेगा शायद, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं 0। अब कितनी बार जाएगा, लगभग 36 का 18, 6 बार नियर अबाउट जाएगा बेटा, चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो 3.96 रेशियो 1 मिला हमको, पहले वाले में क्या मिला 3.96 रेशियो 1। अब सेकेंड वाले में भी चेक कर लेते हैं यही बात, अगर यही आंसर आ रहा है मतलब जस्टिफाइड हो रहा है, तो सेकेंड वाले में कितना है, क्यूप्रिक ऑक्साइड कितना 1.476 ग्राम है, ठीक, माइनस
कॉपर कितना है 1.179 ग्राम है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से यहाँ पर अपना सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या दिया है 1.476 1.179। बेटा ये इसमें से तो जाएगा नहीं, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7। यहाँ 16 में से 7 जाएगा तो 9, यही ना। हो सही तो जा रहा है। 16 में से 7 जाएगा तो 9, ठीक। इसमें चला जाएगा बेटा, कितना बचेगा 3 में से 2 1 गया तो 2, 0.297 सही लिखा हूँ वैल्यू सबका 46 सही है। यहाँ पर यहाँ का वैल्यू क्या था, ये तो सही है। और अगला वाला कहाँ चला गया भाई, ये 1.79, ठीक है। तो कितना बचा बेटा यहाँ पर 0.297, ठीक। मास ऑफ ऑक्सीजन क्या मिला हमको, मास ऑफ O2 माने ऑक्सीजन मान लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, कॉपर का मास अपन ऑक्सीजन का मास, रेशियो ये आना चाहिए। कॉपर का मास कहाँ है भाई, ये है क्या 1.179 अपन कितना 0.297, कैंसिल, ठीक है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर डिवाइड करके 297 फिर डिवाइडेड बाई कितना 1179, सॉरी पॉइंट कैसे आ गया। तो ये बेटा ये भी जाएगा वही 3 बार जाएगा आई थिंक, 3 चौका 12, 4 बार तो चला जाएगा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 बार ही जाएगा, ठीक है। 3 बार लेके आते हैं तो कितना आता है हमारे पास 3 7 21 1 और 9 त्रिक 27, 27 2 29 2 3 दूनी 6 2 8 8 से 91 और ये जाएगा 8 बचेगा, ये जाएगा नहीं 11, यहाँ से 17 फिर यहाँ से ले लिए तो 9 8 बचेगा, फिर यहाँ 10 में से 2 जाएगा 2, माने हमारा हो गया 288.0। अभी जाएगा 9 बार, वही जाएगा बेटा, ठीक है। तो 9 7 63 3 और 9 9 81 81 6 87 7 बचा 8 9 दूनी 18 18 8 26, ठीक है। ये घटेगा बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 से 10 7 आ जाएगा 0 2 ये फिर 0 फिर आई थिंक वही 6 बार जाएगा फिक्स है। तो हमको रेशियो क्या मिल गया 3.96 रेशियो 1, मैंने दोनों का रेशियो क्या मिला फिक्स मिल गया, दोनों का रेशियो यही मिला हमको 3.96 रेशियो 1, फिर मिला हमको 3.96 रेशियो 1। मतलब ये जो सैंपल दिया गया ये जस्टिफाई कर रहा है किसको, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, ठीक है। न्यूमेरिकल को आप अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा लॉ, थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। आइए देखते हैं थर्ड लॉ क्या बता रहा है हमको। तीसरा लॉ क्या है भाई, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आइए तो इस लॉ को दिए थे जॉन डाल्टन, कब दिए थे भैया 1803 में, 1803 में दिए थे, ठीक है। ये लॉ हमको क्या बता क्या रहा है पहले उसको समझते हैं कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म more than one compound, to form more than one compound, then to form more than one compound, then the different mass of one element which react with
definite mass of which react with definite mass of second element bear a simple whole number ratio ठीक। ये लॉ क्या कहा भाई, कहा कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच रिएक्ट विथ डिफरेंट मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये क्या कहा, इसने कहा कि अगर दो एलिमेंट कंबाइंड करके दो प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट, कितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो एलिमेंट होगा उसका हर एक प्रोडक्ट में मास जो होगा वो डिफिनिट होगा। कैसे, ये देखिए आप, जैसे मैंने कहा कि कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड किए तो बना दिए कार्बन मोनोऑक्साइड और बना दिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ा रेशियो निकालते भैया, रेशियो इसका 12 रेशियो 16 आएगा, इसका कितना आएगा 12 रेशियो 32 आएगा। चलिए भाई, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का रेशियो थोड़ा ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का इसमें कितना है 16, इसमें कितना है, माने 16 रेशियो 32 आया दोनों में ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 16 रेशियो 32, मतलब कि 1 रेशियो 2 में है। तो ये क्या हुआ, ये सिंपल होल नंबर रेशियो हमको मिला, माने इसमें अगर 1 होगा तो इसमें 2 होगा, ये रेशियो इसका है 1 रेशियो 2। तो ये हमको बता रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल क्या क्या है, और न्यूमेरिकल बहुत इजी न्यूमेरिकल है इस पर। चलिए आइए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या बता रहा है। न्यूमेरिकल भाई, तो न्यूमेरिकल, हाँ चलिए डायरेक्टली लिख रहा हूँ, फुल न्यूमेरिकल नहीं लिखूंगा। तो कहा कि सी कंबाइंड O2 टू फॉर्म 2 ऑक्साइड, माने इसका मतलब ये कि कार्बन कंबाइंड किया, किसके साथ कंबाइंड किया भाई, ऑक्सीजन के साथ, टू फॉर्म, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ डायरेक्ट, टू फॉर्म क्या बनाया TWO माने 2 ऑक्साइड, टू फॉर्म 2 ऑक्साइड, 2 ऑक्साइड बनाया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहा कि 1 ऑक्साइड है, माने 1 ऑक्साइड माने एक ऑक्साइड में क्या है, 1 ऑक्साइड में क्या है भाई 42.9% क्या है, कार्बन है। अच्छा, ये बात हो गई। चलिए, सेकेंड ऑक्साइड, सेकेंड जो ऑक्साइड है इसका, उसमें क्या है, उसमें कहा कि कहाँ गया भाई, हाँ 27.3% क्या है, कार्बन है। चलिए भाई, अब इसमें हमको क्या निकालना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज, कि ऑक्सीजन का हमको रेशियो निकालना पड़ेगा कि ऑक्सीजन का रेशियो क्या है। मतलब ये देखो भैया, कहा कि एक ऑक्साइड है जिसमें कार्बन कितना है 42.9% है, दूसरा ऑक्साइड है सेकेंड, इसमें कार्बन क्या है 27.9% है। अब इसमें तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं ना, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तभी निकालेंगे रेशियो। तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज, अच्छा कितना भी परसेंटेज है, कार्बन और ऑक्सीजन है ना, दोनों कंबाइंड किए हुए हैं, उसमें 42.9% क्या है, कार्बन है, तो बचा कुचा क्या होगा भाई, ऑक्सीजन होगा, माने 100% होता है ना, माइनस 42.9, ठीक है। अब इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा लगभग आई थिंक 57.1 आएगा परसेंटेज, ठीक है। चलिए चलो, कितना आ गया ऑक्सीजन का। अब क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों का परसेंटेज निकालने के लिए। अच्छा, कितना कितना डिवाइड करेंगे, ये कितना है, कार्बन, सॉरी यहाँ दिया ना 42.9 अपॉन 57.1, ये तो नहीं सही, ऐसे नहीं, सॉरी। तो क्या करते हैं इसको 57.1, ऑक्सीजन नीचे रहेगा, सॉरी कार्बन नीचे रहेगा हमारा 42.9। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें इसका रेशियो निकल आएगा, हमारा क्या मिलेगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा बेटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 42.9, यहाँ पर 57.1 एक बार जाएगा, ठीक है।
429 का 29 रहेगा। फिर यहाँ से घटेगा 11 में से 2 2 आ गया हमारा, यहाँ से जाएगा हमारा कितना बचेगा 6 बचेगा क्या शायद 6 में से नहीं 4 बचेगा, 6 में से 2 गया 4 बचेगा। ये हमारा क्या होगा 1 बचेगा, आई थिंक 1 बचा। ठीक है, पॉइंट लगा दिए, 0 लगा दिए। आई थिंक ये 3 बार जाना चाहिए, 4 3 12 होता है ना, 3 बार ही जाएगा तो 3 बार गया ना। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक का 27 के साथ 2 आया और 9 3 दूनी 6, 6 2 8 और इसके बाद फिर 3 चौक का 12 ये आएगा शायद 7 हो गया बेटा। यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा 4, फिर यहाँ पर हमारा कितना 3 में से 2 गया 1 कट गया, फिर यहाँ पर 0, फिर वही जाएगा 3 बार फिक्स है। तो क्या मिला हमको क्या मिला 1.333 मिला। ठीक है, अच्छा चलिए आगे देखते हैं। अब किस में निकालते हैं, सेकंड वाले में देख लेते हैं। सेकंड वाले में कितना है बताइए, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं बेटा। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, क्या दिया गया है, ये कितना 100 माइनस हो जाएगा कितना 27.3, ये कितना आएगा आई थिंक 72, हाँ 72.7 आएगा क्या 7%, 28 मान लीजिए इसको, हाँ ये आएगा बेटा। ठीक है, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, हम यहाँ पर ही कर लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड किससे करेंगे, ये है और ये है, यही ना, हाँ ठीक तो है। तो 72.7 अपान कितना हो जाएगा 27.3, पॉइंट कट गया बेटा। ठीक, और यहाँ पर हो गया 273 और यहाँ पर हो गया 72 7 मतलब 727। ठीक, चलिए 2 बार शायद जाएगा ये, 3 दुनिया 6, 7 दूनी 14 के 4 1 बचा, 2 दूनी 4 4 1 5, सही है। 1 12 में से 8, फिर यहाँ जाएगा बेटा क्या होगा 6 1 आएगा 0.0, कितनी बार जाएगा आई थिंक 3 के आसपास है तो 6 बार जाएगा लगभग। 6 का 18, 7 6 42, 42 से 43 के 3 कितना बचा 42 से 43 के 3 बचा 1, 43 के 3 4 बचा है, फिर 6 दूनी 12, 12 4 16। ठीक, 8 जाएगा नहीं, 11 में से 3 जाएगा तो 8। ठीक है, फिर यहाँ से 7 में से 1 कट गया, फिर यहाँ पर 0, फिर वही जाएगा 6 बार लगभग। ठीक है बेटा, तो कितना आ गया इसका हमारा, यहाँ पर आया शायद कितना आ गया 2.66 और यहाँ पर कितना आया 1.33। रेशियो देखिए 1:2 का मिल रहा है हमको, 1:2 का रेशियो मिला, 1.33 और 2.66, तो मतलब रेशियो क्या मिलेगा हमको 1:2 का। तो इस तरह से हमने 3 लॉ के बारे में आज स्टडी किया और तीनों लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल को देखा। अभी 2 लॉ बचे हुए हैं, अब इस 2 लॉ को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।